नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत करता हूं आपका करेक्टर जी पर। तो पिछली क्लास में हमने पाषाण काल देख लिया था, हमने पाषाण काल पढ़ लिया था। तो आज हम पाषाण काल से ही संबंधित एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इस बार एमसीक्यूज़ में मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी डाले हैं जो पिछली बार मैंने गलती से उसे बताया नहीं था या भूल गया था बताना। तो एमसीक्यूज़ में मैंने उसे कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे एमसीक्यूज़ सॉल्व करने का अपना अलग ही मज़ा है ना। डाउट का डाउट क्लियर हो जाता है, रिवीजन का रिवीजन हो जाता है। तो चलिए एमसीक्यू शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, साक्ष्य लिखित या पुरातात्विक, इसके आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है। ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर है 3। अब कौन कौन से 3 हैं, तो देखिए किसके आधार पर पूछा है, साक्ष्य के आधार पर। साक्ष्य कौन कौन से हो सकते हैं, लिखित या पुरातात्विक। साक्ष्य के बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था। कोई भी एक ऐसी वस्तु जिसका हम अध्ययन करें, पता चले कि उस समय से संबंधित है, तो वो उस समय के लिए साक्ष्य हो जाएगी वस्तु। ठीक है। तो 3। अब ये 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं। प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ये लिखा है आद्य ऐतिहासिक। अब साक्ष्य के आधार पर कैसे बांट सकते हैं, तो प्रागैतिहासिक, यहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है। पुरातात्विक साक्ष्य, प्रागैतिहासिक में हमने पाषाण काल देखा ही था। पुरातात्विक साक्ष्य मतलब कि पत्थरों के औजार हो गए, उपकरण हो गए, ये यहाँ से हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। लिखित साक्ष्य हमें मिलना चालू होते हैं आद्य ऐतिहासिक से। यहाँ से हमें मिलते हैं लिखित साक्ष्य, जो कि हमें मिलते जाते हैं ऐतिहासिक तक। हालांकि यहाँ आप समझने वाली बात क्या है कि आद्य ऐतिहासिक में जो लिखित साक्ष्य मिले हैं, इन्हें हम समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। अभी तक हम इन्हें समझ नहीं पाए हैं। फॉर एग्जांपल सिंधु घाटी सभ्यता, वो किस तरह की लिपि का यूज़ करते थे या क्या उन लोग लिखना चाहते थे, वो हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं। अगर बात करें और ऐतिहासिक की, तो यहाँ से हमें ऐसे लिखित साक्ष्य मिलते हैं जिन्हें हम पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं अशोक कदम प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है ना। हुमायूं नामा ले लेते हैं मुग़ल काल से, वो फ़ारसी भाषा में लिखा हुआ है, आई थिंक फ़ारसी में लिखा हुआ है। तो उनको हम पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, तो वो हो जाएगा ऐतिहासिक में। ऐतिहासिक से लिखित साक्ष्य मिले जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आद्य ऐतिहासिक से ऐसे लिखित साक्ष्य जिन्हें हम पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते। और प्रागैतिहासिक से पुरातात्विक साक्ष्य सिर्फ, यहाँ से लिखित नहीं मिले हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पाषाण काल को इतिहास के किस भाग में रखा जाता है। पाषाण काल को इतिहास के किस भाग में रखा जा सकता है। ऑप्शंस हैं आद्य ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिकल। अब प्राग ऐतिहासिक काल में इसको रख रहे हैं, देखिए वही वाली बात होगी। प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण काल को रखा गया है क्योंकि पाषाण काल से हमें सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्य ही मिलते हैं, इसीलिए इसे प्रागैतिहासिक काल में रखा जाता है। एकदम सभी क्वेश्चंस को हम लोग एकदम बेसिक से करते हुए चलेंगे, ताकि पूरी कोशिश करेंगे कि कोई भी हमें लास्ट क्वेश्चंस तक आते आते हमें कोई भी डाउट ना रहे, है ना। तो चलिए, अब ये 2 हो गए, एक एक करके धीरे धीरे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन, पाषाण काल को कितने भाग में बांटा जा सकता है। ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका आंसर है, पाषाण काल को हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन से 3 भाग हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब इसको हमने किस आधार पे बांटा है वो भी हम देखेंगे आगे चल के, उसके लिए मैंने एक अलग से क्वेश्चन तैयार किया है। तो ये तो हो गया कि पाषाण काल को हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब इसका अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल को, मतलब कि ये वाला है पहला वाला,
पूरा पाषाण काल को कितने भाग में बांटा जा सकता है? एक तो हमने देखा कि पाषाण काल को कितने भाग में बांट सकते हैं, 3 में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल को कितने भाग में बांट सकते हैं? तो ये भी 3 में है, ठीक है, ये भी 3 है। कौन कौन से? ये है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। वैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में करवाया नहीं था, भूल गया था मैं। तो पूरा पाषाण काल को हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, उसका भी फिर क्लासिफिकेशन हो रहा है, फिर इसका क्लासिफिकेशन हो रहा है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। हर किसी का ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसका हम लोग इतना देख लेते हैं कि पूरा पाषाण काल को कितने भाग में बांटे हैं, 3 भाग में। अब इसके अंदर क्या क्या है वो पढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया, बाकी देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाषाण काल का जनक किन्हें माना जाता है? पाषाण काल का जनक किन्हें माना जाता है? ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, रॉबर्ट ब्रूस, प्राइमरोज या कार्लाइल। तो इसका आंसर है रॉबर्ट ब्रूस। अब रॉबर्ट ब्रूस को ही क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने सन 1863 में तमिलनाडु के तमिलनाडु के चेन्नई में एक स्थान है पल्लवरम, यहाँ से इन्होंने सर्वप्रथम हस्त कुठार, मतलब कि एक हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी इन्होंने ढूंढी थी, ठीक है। क्या ढूंढा था इन्होंने? सर्वप्रथम हस्त कुठार। अब इन्होंने ये हस्त कुठार ढूंढा था, तो इनकी इस खोज ने एक तरीके से आगे आने वाले समय में डायरेक्शन दे दिया था, दिशा दे दिया था कि अब यहाँ से हमारा पाषाण काल चालू हो चुका है। मतलब कि पाषाण काल का सर्वप्रथम साक्ष्य हस्त कुठार जो था वो इन्होंने खोजा था, इसीलिए रॉबर्ट ब्रूस को पाषाण काल का जनक माना जाता है, फादर ऑफ स्टोन एज। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय पुरातत्व, देखिए ये क्वेश्चन जो है मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन दोनों में जनक के बारे में पूछा है, इसलिए कन्फ्यूजन मत हो करके मैंने इस क्वेश्चन को, ये है वैसे हड़प्पा का, आगे आएगा, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को साथ में ले लिया ताकि कन्फ्यूजन मत हो। भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें माना जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें मानते हैं? ऑप्शंस हैं रॉबर्ट स्मिथ, अलेक्जेंडर कनिंघम, कार्लाइल, प्राइमरोज। तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम हड़प्पा संस्कृति को या हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता होने की बात कही थी। इन्होंने अनुमान लगाया था कि वो नगरीय सभ्यता हो सकती है, और हुआ भी वैसे ही, वो नगरीय सभ्यता ही निकली जब उसकी अव्यवस्थित खुदाई हुई थी। इसीलिए अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। तो ये दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग का आविष्कार या आग की खोज किस काल में हुई थी? ऑप्शंस हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल। तो इसका आंसर है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ या आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी। अगला प्रश्न क्या है? कृषि का ज्ञान मानव को किस काल में हुआ? कब उसे खेती का ज्ञान हुआ था, खेती करना उसने किस काल में सीखा? तो ऑप्शंस हैं, देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शंस को सीक्वेंस उसका चेंज कर दिया, वहाँ सेम, वहाँ एक के बाद एक था, पूरा, मध्य, नव, फिर ताम्र पाषाण काल। यहाँ मैंने सीक्वेंस को चेंज कर दिया। एग्जाम्स में कैसे भी दे सकते हैं। तो मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल या नव पाषाण काल। तो कृषि का ज्ञान मानव को किस काल में हुआ? अब जैसे जैसे मनुष्य डेवलप होता गया, समय जिस तरीके से समय आगे बढ़ता गया, तो धीरे धीरे वो विकसित होता गया, उसकी समझ विकसित होती गई। तो जहाँ वो पहले शिकार करता था, उसके बाद उसने पशुपालन करना सीखा, फिर धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीतता गया, फिर एक समय ऐसा आया जब उसने खेती करना सीखा, कृषि करना सीखा, और वो कौन सा काल था? नव पाषाण।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पशुपालन मानव ने किस काल से आरंभ किया या किस काल से सीखा? तो पशुपालन यानी पशु को पालना। तो ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो पशुपालन मानव ने सीखा था या आरंभ किया था मध्यपाषाण काल से। और पशुपालन, पशु को पालना, तो सबसे पहला पशु कौन था जिसे मानव ने पाला था? तो वो था डॉगी, मतलब कुत्ता। अब देखिए कब की बात कर रहे हैं हम लोग? मध्यपाषाण काल, मतलब लगभग 10-12 हज़ार साल पहले, या हो सकता है कि अगर मैं सही कह रहा हूँ तो तब से लेके अभी तक ये हैं हमारे साथ, तभी ये इतने लॉयल होते हैं। अगर किसी को मतलब पसंद करें इंसान को तो बहुत जम के पसंद करते हैं, तो ये लॉयल बहुत ज़्यादा होते हैं। आई थिंक मेरा मानना इंसानों से ज़्यादा ही लॉयल होते हैं, है ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग का प्रयोग करना मानव ने किस काल में सीखा? आग का प्रयोग करना, अब आग का प्रयोग है ना, एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं आग के? अगर वर्तमान समय की बात करें तो ये हो सकता है एक तो कि अंधकार है, आग जला दी, उजाला हो गया पहला। ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, आग जलाएंगे, शरीर को ऊष्मा मिलेगी तो थोड़ी राहत मिलेगी, एक ये हो जाएगा। एक हो जाएगा कि कोई खाना अगर कच्चा है उसको आग में भूंज के खाएं तो वो थोड़ा नरम लगेगा, अच्छा लगेगा। ठीक इसी तरह के कुछ प्रयोग उस समय भी किए जाते रहे होंगे मानव के द्वारा। तो ये आग के कुछ प्रयोग हैं और वही पूछ रहा है कि आग के प्रयोग करना मानव ने किस काल में सीखा? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल? तो आग का प्रयोग करना सीखा मानव ने नवपाषाण काल में, जब वो विकसित हो रहा था। और ये हो गया आग का प्रयोग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये हो गया आग का प्रयोग। लेकिन अगर पूछे कि आग की खोज या फिर आविष्कार, आग की खोज कब हुई थी? तो वो हुई थी पुरापाषाण काल में। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, आग की खोज होगी पुरापाषाण काल में। अब जैसे समय बढ़ता गया, मध्य में आया, फिर नव में आया, तो विकसित होता गया, डेवलप होता गया उसकी समझ भी, तब फिर उसने आग का प्रयोग करना सीखा नवपाषाण काल में। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं अगला प्रश्न। पहिए का प्रयोग होना किस काल में आरंभ हुआ? पहिए का, ठीक है, प्रयोग होना किस काल में आरंभ हुआ? ऑप्शंस हैं पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो पहिया मतलब कि टायर्स, ये हम लोग को थोड़ा सा कैसा साउंड कर रहा है? एडवांस थोड़ा सा, है ना, क्योंकि पहिए का प्रयोग आवागमन के लिए किया जा सकता है। पहिए का प्रयोग हम लोग करना चाहें तो मान लीजिए कोई एक कार्ट है छोटी सी, उसके नीचे हम लोग अगर पहिए सही से फिट कर दें तो वो सामान ढोने के लिए एक बहुत ही अच्छा मीडियम, बहुत ही अच्छा साधन बन जाएगा, है ना। तो पहिए का प्रयोग इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, और हो सकता है और भी कई तरीक़ों से उस समय किया जाता रहा होगा। तो अब पहिए क्योंकि थोड़ी सी एडवांस टाइप की चीज़ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नवपाषाण काल। जितनी भी मतलब थोड़ी सी ज़्यादा एडवांस चीज़ें थी वो नवपाषाण काल में होना शुरू हो गई थी, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो पहिए का प्रयोग हो, है ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। माइक्रोलीथ, माइक्रोलीथ का प्रयोग मानव ने किस काल में आरंभ किया? ऑप्शंस हैं पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। अब देखिए मैंने हर क्वेश्चंस को जो है अलग अलग करवाया है। ऑप्शंस देखिए सेम है, ऑप्शंस पुरा, मध्य, नव, ताम्रपाषाण काल, ठीक है। ऑप्शंस क्योंकि सेम है लेकिन मैंने हर बार अलग अलग क्वेश्चंस में ही करवाया है। अगर मैं चाहता तो एक में करवा सकता था कि पहिए का किस में हुआ और माइक्रोलीथ का किस में हुआ, मतलब कि एक साथ में करवा सकता था। लेकिन अलग अलग करवाने से फ़ायदा ये है कि वो चीज़ें बार बार क्लियर होती हैं हम लोग के दिमाग में, ठीक है, उसको लेके फिर डाउट नहीं रहता, इसलिए मैंने बार बार अलग करवाया उस चीज़ को। अब देखिए माइक्रोलीथ का प्रयोग किस काल में आरंभ हुआ? तो ऑप्शंस हैं पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो माइक्रोलीथ क्या थे एक्चुअल में? माइक्रोलीथ एक छोटे आकार के औजार, उन्हें कहा जाता था माइक्रोलीथ। नाम में ही है माइक्रो मतलब छोटा, तो माइक्रोलीथ छोटे आकार के उपकरण या औजार होते थे जो किस काल में यूज़ किए जाते थे? देखिए पुरापाषाण काल इसमें तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि पुरापाषाण काल में काफ़ी बड़े बड़े आकार के पत्थरों का यूज़ किया जाता था, उपकरणों का या औजार का यूज़ किया जाता था। माइक्रोलीथ मध्यपाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? म से मध्य, म से माइक्रो, ठीक है। और इंग्लिश में भी देखिए एम से ही है, म से मतलब मीज़ोलिथिक, मध्य को कहते हैं मीज़ोलिथिक
पूरा पाषाण को कहते हैं पेलियोलिथिक, नव पाषाण काल को कहते हैं नियोलिथिक। ठीक है, तो माइक्रोलिथ मध्य पाषाण काल से संबंधित है। देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए यहाँ से मैंने किस काल से क्या जानकारी मिलती है, चाहे वो पूरा पाषाण काल से हो, मध्य पाषाण काल से हो, नव पाषाण काल से हो। मैंने ऑप्शंस को एक साथ लाने की कोशिश की है। जैसे अभी तक मैं अलग अलग करवाने की कोशिश कर रहा था कि आग की जानकारी हमें किस काल से मिलती है, पशुपालन की जानकारी किस काल से मिलती है, कृषि की जानकारी किस काल से मिलती है। तो यहाँ पर मैंने एक साथ लाने की कोशिश की है, इससे भी मतलब समझने में हम लोगों को और मदद मिलेगी। तो पहला है पूरा पाषाण काल से हमें क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो आग की जानकारी प्राप्त होती है, हथियार की होती है, पशुपालन की होती है, या फिर एक और दो, मतलब ए और बी पूछ रहा है। तो देखिए आग की तो होती थी, ठीक है, उसकी जानकारी हमें मिलती है कि आग की खोज पूरा पाषाण काल में थी। हथियार, हाँ, इसकी भी जानकारी मिलती है क्योंकि उस समय बहुत बड़े बड़े हथियार यूज़ करता था मानव। पशुपालन इसकी नहीं होती है ना, क्योंकि ये जो है मध्य पाषाण काल से उसने सीखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आग की जानकारी और हथियार की जानकारी ये हमें मिलती है एक और दो से, मतलब पूरा पाषाण काल से। अगला प्रश्न है मध्य पाषाण काल से हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती है। आग की जानकारी, हथियार की, कृषि की, पशुपालन की, या फिर एक मैंने एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड कर दिया है 1, 2 और 4। ठीक है, तो देखिए मध्य पाषाण काल से तो आग की जानकारी हाँ हमें मिलती है, हथियार की जानकारी हाँ हमें मिलती है। कौन से हथियार, जिनको हम क्या कहते थे मध्य पाषाण काल में, माइक्रोलीथ, ऐसे हथियार जिनके आकार काफ़ी छोटे किए गए थे। कृषि की जानकारी ये हमें नहीं मिलती, ये हमें नव पाषाण काल से मिलती है। और पशुपालन की जानकारी हाँ ये हमें मिलती है मध्य पाषाण काल से। तो आंसर क्या हो गया, 1, 2 और 4। ठीक है, मध्य पाषाण काल से क्या क्या जानकारी मिल गई, आग की जानकारी, हथियार की यानी माइक्रोलीथ, और एक पशुपालन की। बात करें अगर नव पाषाण काल की, तो नव पाषाण काल से हमें क्या क्या जानकारियाँ मिलती है, आग की जानकारी, पशुपालन की जानकारी, कृषि की जानकारी, पहिए की जानकारी, या 1, 2, 3, 4 सभी की। तो देखिए यहाँ पे आंसर आएगा सभी, उपरोक्त सभी। आग की जानकारी भी थी नवपाषाण, अब नवपाषाण काल में तो मनुष्य मतलब काफ़ी विकसित हो गया था, डेवलप हो गया था, इतने समय से वो चलते हुए आ रहा है, तो उसे आग की जानकारी तो होगी ही। पशुपालन की जानकारी उसे मध्य पाषाण काल में ही प्राप्त हो गई थी, तो वो उसे हेरिटेज के तौर पे यहाँ पे मिल गया था। अगर बात करें कृषि की, तो एग्रीकल्चर उसने करना सीखा था, कृषि का वो सीखा था नवपाषाण काल में, तो ये कृषि यहाँ पे नया ऐड हो गया। पहिया की उसने जानकारी, पहिया को उसने प्रयोग किया था नवपाषाण काल में, तो यहाँ से उसे मतलब यहाँ से नवपाषाण काल में उसने पहिया का प्रयोग करना सीखा था, तो यहाँ से हमें पहिए की जानकारी भी मिल जाती है ना। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4। तो अगर हम लोग तीनों को थोड़ा सा अगर मिला के देखते हैं, तो आग, देखिए आग जो है वो तीनों में कॉमन है ना, मतलब आग की जानकारी उसे तीनों काल में थी। हथियार की जानकारी भी उसे यहाँ हो गए पूरा पाषाण काल में बड़े आकार के हथियार, मध्य पाषाण काल में क्या हो गए, छोटे आकार के हथियार, और नव पाषाण काल में भी हथियार यूज़ करता रहा होगा जो ऑब्वियसली छोटे आकार के ही रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें उसकी जानकारी मिलती है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हो गई, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड होती है मध्य पाषाण काल में, जब वो पशुपालन करना सीखता है। ठीक है, पशुपालन करना सीखता है। अब नवपाषाण काल में हमें क्या मिलेगा, एक तो हो गया आग, ठीक है, फिर एक हो गया हथियार, अब एक क्या हो जाएगा, पशुपालन, जो कि मध्य पाषाण काल से मिला है। नई चीज़ कौन सी ऐड हो गई, कृषि और पहिया। ठीक है, तो आग हो गया तीनों में कॉमन, हथियार हो गया तीनों में कॉमन, पशुपालन करना सीखता है वो मध्य पाषाण काल से, और यहाँ से आग हो गया, पशुपालन हो गया, कृषि हो गया और पहिया हो गया। अच्छा, वैसे कृषि में अगर बात करें कृषि की, तो सबसे पहली फसल जो मानव ने उगाई थी वो कौन सी थी, तो वो थी जौ। ठीक है, यहाँ हम लोग गेहूँ नहीं बोलेंगे, जौ है इसका आंसर। सबसे पहली फसल जो उसने उगाई थी वो है जौ। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने सिंगल लिखा है क्योंकि एक तरीके से ये मेरा थोड़ा सा फेवरेट है, क्योंकि इससे हम लोग थोड़ा सा समझ पाते हैं कि इंसान किस आधार पे विकसित होता गया है, हमने उसका किस आधार पे बांटा था।
मतलब पाषाण काल को, यहाँ वही पूछा है कि पाषाण काल को हम किस आधार पे बांट सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो 1 मिनट यहाँ पे, अगर पाषाण काल की बात करूँ तो हमने उसे 3 में बांटा है, पुरा, फिर आता है मध्य और फिर आता है नव पाषाण काल। ठीक है, तो इसमें यही चीज़ समझाने की कोशिश की है। देखते हैं पाषाण काल को हम किस आधार पे बांट सकते हैं। जलवायु परिवर्तन के आधार पे बांट सकते हैं, या फिर प्रयोग किए जाने वाले हथियारों के आधार पे बांट सकते हैं, या फिर जीवन जीने की प्रकृति के आधार पे बांट सकते हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन दिए उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। जलवायु परिवर्तन, तो जलवायु परिवर्तन के आधार पर हम लोग कैसे बांट रहे हैं? तो जब ऐसा माना जाता है, जब धरती की शुरुआत हुई थी तो पूरी धरती बर्फ़ से ढकी हुई थी, चारों तरफ से बर्फ़ ही बर्फ़ थी। तो उस समय पे बात करें हम लोग पूरा पाषाण काल की, उस समय पे मानव कैसे जीता होगा? उस समय पे मानव जैसा जीता था, और फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, हम लोग आगे बढ़े मध्य में, फिर नव में। तो यहाँ पे जब पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ ढकी थी, फिर जैसे जैसे आगे समय बढ़ता गया, तापमान बढ़ता गया। ठीक है, तो मानव के जीवन जीने का तरीका पूरी तरीके से बदल गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करें, इंडिया में हम लोग रहते हैं, भारत में, यहाँ के लोगों के जीवन जीने का तरीका अलग है। बात करें अगर रशिया की, फिनलैंड की, नॉर्वे की, वहाँ के लोगों का जीवन जीने का तरीका बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो पूरे ठंडे देश हैं, है ना। तो उनके लिए वहाँ की जलवायु पूरी अलग है, हमारे लिए यहाँ की जलवायु पूरी अलग है। तो ये हम लोग इस आधार पर बाँट सकते हैं, क्योंकि पूरा पाषाण काल में पूरी बर्फ़ थी, फिर धीरे धीरे तापमान बढ़ता गया, तो उसके जीवन जीने का तरीका भी बदलता गया। तो इस तरीके से हम लोग बांट सकते हैं। देखिए, पाषाण काल को हम लोग बांट रहे हैं जलवायु परिवर्तन के आधार पे। जलवायु परिवर्तन हुआ, यहाँ से जलवायु परिवर्तन हुआ, फिर यहाँ से फिर जलवायु परिवर्तन हुआ, तो ये हमने बांटा है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब दूसरा ऑप्शन है प्रयोग किए जाने वाले हथियारों के आधार पे। तो जहाँ हथियारों की बात कर रहे हैं, जहाँ पूरा पाषाण काल में मनुष्य बहुत बड़े बड़े हथियारों का यूज़ करता था। क्यों? क्योंकि उस समय हिमयुग था, बर्फ़, या फिर उसे हम लोग हिमयुग कह सकते हैं, आइस एज। आइस एज से ध्यान आया, एक बहुत ही हॉलीवुड की बहुत ही कमाल की मूवी, एनिमेशन मूवी, मैं रेकमेंड करूँगा आप लोग को, अगर समय हो तो ज़रूर देखिएगा। आइस एज नाम ही उसका, आइस एज है। उसमें दिखाया है कि अगर हाथी है, मैनी नाम रहता है उसका, हाँ, तो वो हाथी, उसके पूरे शरीर में बहुत बाल रहते हैं और बहुत बड़ा सा होता है, और सींग भी बहुत बड़ी होती है। तो ऐसा माना भी जाता है कि पूरा पाषाण काल में, जब समय बहुत पीछे की हम लोग बात कर रहे हैं, तब मैमथ नाम के ही जानवर वहाँ पे रहते थे। मतलब मैमथ जानवर ही वहाँ पे रहते थे, जिनका आकार बहुत बड़ा बड़ा होता था, है ना। तो अब उनको मारने के लिए पूरा पाषाण काल में मनुष्य बहुत बड़े बड़े हथियार बनाता था, बड़े बड़े आकार के। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, पूरा पाषाण काल में जहाँ बहुत बड़े हथियार थे, मध्य पाषाण काल में माइक्रोलीथ का उपयोग किया जाने लगा। माइक्रोलीथ मतलब छोटे आकार के हथियार, है ना। और नव पाषाण काल में भी उसी तरीके से छोटे आकार के हथियार ही बने रहे। तो यहाँ पे बड़े आकार के थे, फिर छोटे आए, और फिर छोटे आए। तो देखिए, हथियारों के आधार पे भी हमने बांटा है पूरा, मध्य और नव। ठीक है, ये दो हो गए। एक है जीवन जीने की प्रकृति के आधार पे। अब ये कैसे है? जीवन जीने की प्रकृति, जहाँ हम लोग देखें पूरा पाषाण काल में मनुष्य को क्या आता था? आग की उसने खोज की थी, और वो सिर्फ शिकार करता था, है ना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। तो यहाँ पे आग की खोज तो हो ही गई थी, यहाँ पे उसने पशुपालन करना और सीख लिया, है ना। और बात करेंगे नव पाषाण काल की, तो यहाँ उसने आग का प्रयोग करना सीख लिया, और कृषि करना सीख लिया, और पहिए का प्रयोग करना सीख लिया। तो इस तरीके से देखिए डिफरेंस है ना। जीवन जीने की प्रकृति उसकी बिल्कुल बदलती गई। सिर्फ शिकार कर रहा था, यहाँ पे उसने पशुपालन करना सीखा, यहाँ पे उसने कृषि करना सीखा। ये उसके जीवन जीने की प्रकृति बदलती गई है। तो ये इस तरीके से पाषाण काल को हम इन आधारों पे बांट सकते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। जलवायु परिवर्तन के आधार पे ये तीनों, प्रयोग किए जाने वाले हथियारों के आधार पे, और जीवन जीने की प्रकृति के आधार पे। इस तरीके से हम लोग बांट सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा देखिए, यहाँ पे दोनों प्रश्न क्या है? निम्न पुरा पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल, है ना। तो यहाँ पे पुरा पाषाण काल के ही क्लासिफिक, जैसे हम लोग जो देखा था पहले, पुरा पाषाण काल को हमने 3 पार्ट में देखा। कौन सा? निम्न, मध्य, उच्च। ये मैंने पिछली क्लास में नहीं पढ़ाया था, अभी एमसीक्यूज़ कराते समय ये चीज़ मैंने बताई थी। तो पूरा पाषाण काल को क्योंकि हमने 3 में बांटा है, निम्न, मध्य और उच्च, और उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है,
अब इन दोनों क्वेश्चन में ऐसा कुछ समझाने के लिए नहीं है, हम इसको एज अ वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अगर कभी आ गया तो बन जाएगा। ठीक है। निम्न पुरापाषाण काल में पत्थरों के औजार के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता था? मतलब कि इस समय पे निम्न पुरापाषाण काल में पत्थरों के औजार के लिए जो भी औजार बनाए जाते थे उन्हें किस तरीके से बनाया जाता था, उनके लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता था, ये पूछ रहा है। ऑप्शन है कोर, फलक, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है कोर। ठीक है, कोर प्रणाली का उपयोग किया जाता था। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं मैं तो मध्य पुरापाषाण काल, इसके जस्ट अगला वाला, निम्न के जस्ट अगला वाला, मध्य पुरापाषाण काल में पत्थरों के औजार के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता था? पत्थरों के औजार बनाने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता था? ऑप्शन है फलक, कोर, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? फलक। फलक एक्चुअल में क्या है कि पत्थरों को काट कर या पत्थरों को तोड़ कर बनाया जाता था औजार, उसे कहते हैं फलक, या फिर इसी को फलक संस्कृति भी कहते हैं। अगर पूछे कि फलक संस्कृति किससे संबंधित है तो मध्य पुरापाषाण काल से हम लोगों को लेना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न पुरापाषाण काल में पत्थरों के कुछ औजार के नाम बताइए। निम्न पुरापाषाण काल, ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल में पत्थरों के कुछ औजारों के नाम बताने हैं। ऑप्शंस क्या हैं? कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी ठीक है निम्न पुरापाषाण काल में। ये देखते हैं, विदारणी, खंडक या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अब यहाँ पे कुल्हाड़ी क्या है? कुल्हाड़ी को ही अगर हम लोग ये लिखें हस्त कुठार, है ना, तो ये हम लोगों को शायद ज़्यादा उस समय के हिसाब से फेमिलियर लगेगा। हस्त कुठार, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं? हैंड एक्स। ठीक है, तो वही है। तो एक तो हो गया हस्त कुठार या हैंड एक्स, एक है विदारणी, एक है खंडक। विदारणी और खंडक ये मैंने पिछले क्लास में नहीं बताया था, इस क्लास में मैंने कवर किया है विदारणी और खंडक। तो और भी मतलब औजार रहे होंगे, लेकिन ये 2-3 मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो मैं इन्हें लाया हूँ। उसके बाद फिर तो ये सभी निम्न पुरापाषाण काल के औजार हैं। हस्त कुठार है, विदारणी है, खंडक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न है, मनुष्य ने स्थायी निवास बनाकर रहना कब सीखा? स्थायी निवास, परमानेंट होम, ठीक है, रहना कब सीखा? पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में या ताम्रपाषाण काल में? तो इसका आंसर क्या होगा? अच्छा पहले देखते हैं स्थायी निवास वो कब बनाएगा। अगर हम लोग सोचें स्थायी निवास बनाने के लिए क्या ज़रूरी है, स्थायी निवास बनाने के लिए उसने समय के हिसाब से जैसे जैसे वो विकसित होता गया, तो जहाँ वो पुरापाषाण काल में शिकार कर रहा था, मध्य पाषाण काल में पशुपालन किया, नव पाषाण काल में आके उसने खेती करना स्टार्ट किया। अब अगर वो कृषि करेगा, खेती करेगा एक स्पेसिफिक जगह पे, एक मतलब फिक्स जगह पे जब वो खेती करेगा, तो ज़रूरी है कि खेती करने के लिए अब मतलब जब वो खेती कर लिया, फसल उगाने के लिए छोड़ दिया वो, अब उसके बाद उसे उसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी। जानवर आके बर्बाद कर देंगे या कुछ हो जाएगा तो उसकी फसल बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो खेती या फिर कृषि की रक्षा करने के लिए उसने स्थायी निवास बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, ताकि वो जहाँ वो रहता रहेगा और उसी के पास वो खेती कर देगा, तो उसका निवास का निवास हो गया, परमानेंट होम उसका एक तरीके से, और खेती के तो वो मतलब फसलों की रक्षा कर ही रहा है। ठीक, तो इस तरीके से कोरिलेट करके हम लोग देखते हैं स्थायी निवास किससे रिलेट हो गया? कृषि से। और कृषि किसमें सीखी थी मानव ने? नवपाषाण काल में। तो इसका आंसर है नवपाषाण काल। तो मनुष्य ने स्थायी निवास बनाकर रहना सीखा था नवपाषाण काल में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब यहाँ से हम लोग पाषाणकालीन स्थलों के बारे में मतलब उनके एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। पाषाणकालीन स्थल वो कहाँ पे स्थित हैं, वहाँ से हमें क्या क्या साक्ष्य मिले हैं, वो चीज़ें हम लोग एमसीक्यूज में देखेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक चित्र या फिर शैल चित्र, कुछ भी कह सकते हैं। तो निम्न में से किस स्थान से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है भीमबेटका, आदमगढ़, महदहा, इनामपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पे है? भीमबेटका है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और यहाँ से हमें सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव निर्मित उगाई गई पहली फसल कौन सी थी? मानव के द्वारा उगाई गई पहली फसल कौन सी थी? जब उसने कृषि करना सीखा तो उसके द्वारा उगाई गई पहली फसल कौन सी थी? ऑप्शन है धान,
गेहूँ, जौ, चना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गेहूँ, धान? नहीं, इसका आंसर क्या है? जौ। ठीक है, पहली फसल कौन सी थी? जौ थी। ठीक, देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अस्थि या फिर हड्डी से निर्मित आभूषण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है लखनौज, महदहा, सरायनहर, बागौर। तो इसका आंसर है महदहा। महदहा जो कि कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। वहाँ से अस्थि या फिर हड्डी से बना हुआ आभूषण, ज्वेलरी प्राप्त हुआ है। ठीक है, वो उस स्थल से प्राप्त हुआ है। अब सरायनहर ये कहाँ पे है? ये भी यूपी में, उत्तर प्रदेश में। बागौर ये कहाँ है? ये है राजस्थान में। लखनौज कहाँ पे है? लखनौज भी है राजस्थान में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? मानव द्वारा पाला जाने वाला पहला पशु कौन सा है? तो पहले भी हमने इसके ऊपर बात की हुई है। ऑप्शन है गाय, बकरी, बैल, कुत्ता। तो वो पशु जो आज के समय सबसे ज़्यादा लॉयल है और हमेशा से ही रहा है, तो वही इसका आंसर वो है डॉगी, कुत्ता। ठीक है, हाँ, देखते हैं अगला प्रश्न। पेबुल या चापर चापिंग संस्कृति किस काल से संबंधित है? पेबुल या चापर चापिंग संस्कृति, इसको समझते हैं क्या है। ऑप्शंस क्या दिया है? निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल या उपरोक्त में से कोई नहीं। पुरापाषाण काल के ही जो हमने 3 क्लासिफिकेशन देखे थे, निम्न, मध्य और उच्च, उन्हीं में से एक है ये। ठीक है, उससे कंफ्यूज मत करिएगा कि ये पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल से है। ये पुरापाषाण काल का ही जो क्लासिफिकेशन है उसमें से एक से संबंधित है। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल या उच्च पुरापाषाण काल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निम्न पुरापाषाण काल। ठीक है, अब ये निम्न पुरापाषाण काल में पेबुल या चापर चापिंग संस्कृति है क्या? तो पेबुल या चापर चापिंग ये एक हथियार है, ये एक औजार है, उसमें पत्थर से निर्मित जो बना होता था। ठीक है, पेबुल या चापर चापिंग, और संस्कृति समझ लीजिए ऐसे ही जोड़ दिया गया है। तो पेबुल या चापर चापिंग संस्कृति क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उस समय बहुतायत मात्रा में ये औजार यूज़ होते थे। अब पेबुल एक कोई औजार हो गया, चापर चापिंग मैंने पहले भी बताया था। चापर क्या होता है? मान लीजिए कोई एक पत्थर है, उसमें अगर एक साइड वो धारदार है, वो हो गया चापर। अगर एक पत्थर है और इसका एक साइड अगर वो धारदार है तो वो हो गया चापर। और कोई पत्थर है वो दोनों साइड से धारदार है, दोनों साइड से वो धारदार है, तो वो हो गया चापिंग। तो वही है, चापर चापिंग संस्कृति किस काल से संबंधित है, मतलब किस काल में उसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता था? तो वो है निम्न पुरापाषाण काल। वैसे ही अगला क्वेश्चन है, फलक संस्कृति किस काल से संबंधित है? फलक संस्कृति। ठीक है, तो ये भी वही है। फलक संस्कृति क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि उस समय पे फलक को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था। अब फलक क्या है? फलक जो है वो ये था कि कोई एक बड़ा पत्थर है, उसको काट कर उसको छोटा पत्थर बना दिए। तो पत्थरों को काट कर जब बनाया गया था हथियार को, तो उसे फलक कहा जाता था उस समय पे। तो वो किस काल से संबंधित है? ऑप्शन सेम वही है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मध्य पुरापाषाण काल। ठीक है, तो पेबुल या चापर चापिंग संस्कृति अगर कहेगा तो हमें ये देखना है कि वो किस समय का हथियार है। तो वो है निम्न पुरापाषाण काल का, तो ये हो गया। और अगर फलक संस्कृति बोलता है तो फलक किस समय का हथियार था? मध्य पुरापाषाण काल का, तो ये मध्य का हो गया। हालांकि अगर मान लेते हैं कि यही क्वेश्चंस पूछा गया है, पेबुल या चापर चापिंग संस्कृति या फिर फलक संस्कृति, और ऑप्शन में क्या दे देगा? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तब इसमें आंसर हम लोग क्या ले सकते हैं? पुरापाषाण काल। क्यों? क्योंकि पुरापाषाण काल के अंतर्गत ही तो ये आ रहा है, निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल। तो यहाँ पे हम लोग आंसर, अगर ये 3 ऑप्शन देता है तो हम लोग सब आराम से फिर ये आंसर पुरापाषाण काल ले सकते हैं। और अगर पुरापाषाण काल को भी अगर अलग अलग करके देता है तो फिर इसका आंसर हम लोग देख ही रहे हैं, इसका है निम्न पुरापाषाण काल और इसका है मध्य पुरापाषाण काल। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी है? मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शंस क्या हैं? तांबा, सोना, चांदी, लोहा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है तांबा। तांबा जो है कब खोजा गया था? ताम्र पाषाण काल में। ठीक है, ताम्र पाषाण काल कौन सा काल है? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। जब ये तीनों एंड हो जाता है उसके बाद थोड़े से समय के लिए एक काल और स्टार्ट होता है, वो है ताम्र पाषाण काल। तो यहाँ पे हम लोगों को तांबा सबसे पहले देखने मिलता है। देखिए नाम में ही है ताम्र, तांबा। ठीक है, सोना और चांदी,
ये दोनों हम लोगों को कहाँ देखने मिलता है? तो वो मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में। और लोहा, तो लोहा की उत्पत्ति या लोहा सबसे पहले कहाँ देखने मिलता है? तो वो मिलता है उत्तर वैदिक काल से, उत्तर वैदिक काल से, ठीक है। तो ये है, तो सबसे मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु अगर बोला जाए तो वो कौन सी है? तो वो है कॉपर, तांबा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? ये 4 दिया है, यहाँ पे दिया पाषाणकालीन स्थल दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये बताना है कि भारत में किस स्थान पे वो स्थल, मतलब कहाँ पे वो सिचुएटेड है, कहाँ पे वो है। जैसे स्थल का नाम है चिरांद, तो वो क्या वो सुमेलित है बिहार से? संगनकल्लू कर्नाटक में है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, भीमबेटका हस्तिनापुर में। तो इसमें से बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। 3 बाकी सुमेलित हैं और 1 सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए चिरांद बिहार में है तो ये सही है, ये है एक नवपाषाणकालीन स्थल, ठीक है। संगनकल्लू बेल्लारी कर्नाटक में है, तो हाँ बिल्कुल है, संगनकल्लू बेल्लारी कर्नाटक में है, ये भी एक नवपाषाणकालीन स्थल है। अगर बात करते हैं मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, तो हाँ मेहरगढ़ भी बलूचिस्तान या पाकिस्तान में है, ये भी एक नवपाषाणकालीन स्थल है। मेहरगढ़ से हमें कौन से साक्ष्य मिले? कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हम लोग को मेहरगढ़ से मिलते हैं, है ना। तो ये भी नवपाषाण। अब भीमबेटका हस्तिनापुर में है ना, यूपी में है? नहीं, भीमबेटका जो है ये गलत है, ये हस्तिनापुर यूपी में नहीं है, ये है एमपी में भीमबेटका, ठीक है। इसको याद रखना हम लोग को, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। और भीमबेटका से क्या साक्ष्य मिले? भीमबेटका से सर्वाधिक हम लोग को शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया। देखें अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेड बास्केट या फिर रोटी की टोकरी किस स्थान को कहते हैं? ठीक है, रोटी की टोकरी। ऑप्शंस हैं महदहा, इनामपुर, मेहरगढ़, कोल्डी हवा। तो इसका आंसर क्या है? मेहरगढ़। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो स्थान है मेहरगढ़, यहाँ पे हमें सबसे पहले मतलब प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। सबसे पहले कृषि उसी स्थान से प्रारंभ की गई थी। अब सबसे पहले कृषि उस स्थान से प्रारंभ की गई थी और बहुतायत मात्रा में किस फसल की खेती की गई थी? तो वो था गेहूँ की बहुत ज़्यादा उस समय खेती होती थी उस समय पे। देखिए यहाँ पे फिर से वो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सबसे पहली फसल जिसकी खेती की गई थी तो वो थी जौ, यहाँ तो कन्फ्यूज़ होना ही नहीं है, ठीक है। अब गेहूँ की मेहरगढ़ में बहुत ज़्यादा खेती की जाती थी। गेहूँ से क्या बनती है? रोटी। तो इसीलिए रोटी की टोकरी या फिर ब्रेड बास्केट ये कहते हैं मेहरगढ़ को, ये इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या है? पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र, एक ऐसा केंद्र जहाँ पे पाषाण उपकरण बनाए जाते थे, निर्मित किए जाते थे, ऐसा एक अलग से केंद्र बना दिया गया था, वो किस स्थल से संबंधित है? ऑप्शन हैं हस्तिनापुर, इनामपुर, लोहदा नाला, सराय नहर राय। तो इसका आंसर है इनामपुर। इनामपुर एक ऐसा स्थान था जहाँ पर पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र बनाया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। मानव खोपड़ी का ह्यूमन स्कल, ठीक है, ये स्कल है, मतलब ये SKULL। मानव खोपड़ी का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मानव खोपड़ी, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं मानव का प्राचीनतम साक्ष्य, या फिर कह सकते हैं मानव के अवशेष का प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है। ह्यूमन बॉडी का किसी भी एक पार्ट का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मतलब मानव का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, मानव खोपड़ी का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? ऑप्शन है नर्मदा नदी घाटी, सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, पल्लवरम। तो इसका आंसर है नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी जो कि MP में है, यहाँ से मानव खोपड़ी का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है या मानव का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, ठीक है। सोहन नदी घाटी कहाँ पे है? तो ये है पंजाब पाकिस्तान में, पंजाब पाकिस्तान में, ठीक है। पाकिस्तान वाले पंजाब में। अधिकतर भाग जो है इसका पाकिस्तान में है और कुछ भाग इसका इंडिया में भी आता है। बेलन नदी घाटी ये कहाँ पे है? ये है यूपी में। पल्लवरम कहाँ है? तमिलनाडु में। पल्लवरम तमिलनाडु के चेन्नई में एक स्थान है पल्लवरम। अगला क्वेश्चन देखें। संघाव गुफा से किस पाषाणकालीन स्थल के साक्ष्य मिले हैं? संघाव गुफा से किस पाषाणकालीन स्थल के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल। तो इसका आंसर है संघाव गुफा से किस पाषाणकालीन स्थल के साक्ष्य मिले हैं? तो वो है पुरा पाषाण काल, ठीक है। पुरा पाषाण काल से हम लोग को संघाव गुफा के साक्ष्य मिले हैं। और संघाव गुफा अब ये कहाँ पे है? यहाँ लिख देता हूँ। संघाव गुफा ये कहाँ पे है? तो ये है अफ़गानिस्तान में, ठीक है, इंडिया में नहीं है।
भारत से बाहर बहुत कम मतलब ऐसे स्थल हैं, पाषाणकालीन स्थल, जहाँ से हम लोग को साक्ष्य मिले। जैसे एक तो ये हो गया सोहन नदी घाटी है ना, पंजाब पाकिस्तान में। एक हो गया ये संघाव गुफा, जो कि अफगानिस्तान में। मेनली ये 2 ही स्थल हैं, बाकी जितने भी स्थल मिले हैं वो हम लोग को पूरे इंडिया से ही मिले हैं, है ना, पूरे भारत से ही मिले हैं। ये 2 मेन भारत से बाहर हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मृदभांड, या जिसे हम लोग कहते हैं मिट्टी के बर्तन। मृदभांड मतलब क्या होता है? मिट्टी के बर्तन, ठीक है। मिट्टी के बर्तन या मृदभांड बनाना और उपयोग करना मानव ने किस काल से सीखा? ऑप्शंस हैं पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो इसका आंसर क्या है? नवपाषाण काल, ठीक है। देखिए मृदभांड या फिर मिट्टी के बर्तन, ये जो है ये स्टार्ट हो गया था मध्यपाषाण काल के एकदम एंड से। जब मध्यपाषाण काल का अंतिम समय लगभग चल रहा था, उस समय से स्टार्ट ज़रूर हो गया था, ये आरंभ हो गया था उस समय से बनाना, लेकिन व्यवस्थित रूप से और बहुत मतलब एक प्रॉपर तरीके से जब बनाया गया था मृदभांड, तो वो था नवपाषाण काल, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आता भी है या हम लोग को रखना भी दिमाग में ऐसे ही है कि इसका आंसर क्या होगा? नवपाषाण काल। मृदभांड का मतलब मृदभांड बनाना और उसे उपयोग करना मानव ने नवपाषाण काल से सीखा था। जैसे जैसे मानव विकसित होता गया था, तो उसे भी ज़रूरत महसूस हुई कि कुछ ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जिसमें मैं अपनी ज़रूरत के सामान रख सकूँ या जो भी। तो नवपाषाण काल तक आते आते उसने मृदभांड बनाना सीख लिया था, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? वो भी मृदभांड के ऊपर अगला क्वेश्चन भी। मृदभांड या मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक संख्या में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शंस क्या है? हस्तिनापुर, हथनौरा, सराय नहर राय, मोहदहा। तो इसका आंसर क्या है? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, यहाँ से मृदभांड सर्वाधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सोहन नदी घाटी किस काल से संबंधित है? सोहन नदी घाटी किस काल से संबंधित है? ऑप्शंस हैं पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल। तो इसका आंसर है पुरापाषाण काल। सोहन नदी घाटी जो कहाँ पे स्थित है? पंजाब पाकिस्तान। अधिकतर भाग इसका यहाँ आता है और कुछ भाग इंडिया में आता है, ठीक है। ये किस काल से संबंधित है? पुरापाषाण काल से। और यहाँ से हमें किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? तो वो है पत्थर निर्मित उपकरण या औजार। कौन से? चापर चापिंग, ठीक है, चापर चापिंग। तो हम लोग को 3 चीज़ तो ध्यान रखनी है जब भी हम पाषाणकालीन स्थल की बात करते हैं। पहला ये कि वो पाषाणकालीन स्थल किस काल से संबंधित है, ठीक है, किस काल से संबंधित है, पुरापाषाण काल का है कि मध्यपाषाण का है कि किस काल का है। एक चीज़ हम लोग को ये ध्यान रखनी है कि वो इंडिया में किस जगह पे सिचुएटेड है, इंडिया के किस राज्य में, ठीक है। ये तो जैसे पंजाब पाकिस्तान में हो गया। और हम लोग को एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि उस स्थल से, जैसे सोहन नदी घाटी एक पाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को क्या चीज़ मिली है, किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? तो ये है चापर चापिंग मिला हम लोगों को। तो ये 3 चीज़ हम लोगों को ध्यान रखनी है। अगला है हथनौरा या नर्मदा नदी घाटी किस काल से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो इसका आंसर है पुरापाषाण काल। हथनौरा या नर्मदा नदी घाटी जो कि कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। यहाँ से ये किस काल से संबंधित है? पुरापाषाण काल से। और यहाँ से हमें किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? तो वो है मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हमें यहाँ से। या फिर जैसे हम कह रहे हैं कि मानव का प्राचीनतम साक्ष्य भी कह सकते हैं, या मानव के अवशेष का साक्ष्य, तो वो है हथनौरा नर्मदा नदी घाटी एमपी से। अब ये नर्मदा नदी घाटी इसलिए लिखा है क्योंकि हथनौरा जो स्थान है जो एमपी में है वो नर्मदा नदी के तट पर है, इसीलिए उसको ऐसे लिखा हुआ, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व की प्राचीनतम अस्थि या फिर हड्डी निर्मित मातृ देवी की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? अस्थि या फिर हड्डी से बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? ऑप्शंस हैं सोहन नदी घाटी, हथनौरा, बेलन नदी घाटी या पल्लवरम। तो इसका आंसर है बेलन नदी घाटी। बेलन नदी घाटी या इसे हम लोग लोहदा नाला भी कह सकते हैं। मतलब स्थान का नाम क्या है? लोहदा नाला, और बेलन नदी के तट पे है इसलिए इसको बेलन नदी घाटी भी बोल रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है? विश्व की प्राचीनतम अस्थि या फिर हड्डी निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है। और बेलन नदी घाटी किस काल से संबंधित है? तो ये है पुरापाषाण काल से, ठीक है, पुरापाषाण काल से। तो 3 चीज़ें देखें यहाँ पे भी हो गई। पहला ये किस काल से संबंधित हो गया?
पूरा पाषाण काल से, ठीक है। और कौन से स्थल से या कहाँ से हमें प्राप्त हुआ है? बेलन नदी घाटी या लोधा नाला से। और तीसरी चीज़ है कहाँ पे? ये यूपी में है। और अगर जोड़ना चाहें तो ये भी हम लोग जोड़ेंगे ही। ये तो हालांकि क्वेश्चन में लिख दिया गया है कि क्या चीज़ प्राप्त हुई है, तो मातृ देवी की मूर्ति, प्राचीनतम सबसे पुरानी अस्थि या हड्डी से बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति। तो ये चीज़ें हम लोग को याद होनी ही चाहिए, ठीक है। मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है तो वो हम लोग को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम, हाँ 1 मिनट, वैसे सोहन नदी घाटी से हम लोग को क्या मिला था? ये भी पूरा पाषाण काल स्थल है। यहाँ से हम लोग क्या मिला था? चापर चापिंग, हथनौरा, ये भी पूरा पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से हम लोग को क्या मिला था? हथनौरा जो एमपी में है। नर्मदा नदी घाटी, यहाँ से हम लोग को क्या मिला था? मानव खोपड़ी के प्राचीनतम साक्ष्य या मानव के प्राचीनतम साक्ष्य। उसके बाद पल्लवरम, ये देखते हैं आगे। क्वेश्चन क्या है अगला? सर्वप्रथम पुरातात्विक औजार किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शंस हैं लोहदा नाला, पल्लवरम, बागौर या सराय नहर राय। तो इसका आंसर क्या है? पल्लवरम। पल्लवरम जो कि तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है, तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम पुरातात्विक औजार प्राप्त हुआ है। और वो पुरातात्विक औजार क्या है? तो वो है हस्त कुठार, हस्त कुठार, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हैंड एक्स कहते हैं, ठीक है। हाथ में कुल्हाड़ी जो होती है। और इस सर्वप्रथम पुरातात्विक औजार यहाँ से प्राप्त हुआ पल्लवरम से। इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो वो की थी, यहाँ लिख देता हूँ, रॉबर्ट ब्रूस। रॉबर्ट ब्रूस ने 1863 में 1863 में सर्वप्रथम पुरातात्विक औजार की खोज की थी। इसीलिए रॉबर्ट ब्रूस को क्या कहते हैं? पाषाण काल का जनक कहा जाता है। पाषाण काल या पूरा पाषाण काल या पाषाणकालीन संस्कृति का जनक किन्हें माना जाता है? रॉबर्ट ब्रूस को, ठीक है। ये हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वो किस काल से संबंधित है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल। तो भीमबेटका की गुफाएं जो कि मध्य प्रदेश में है, वो किस काल से संबंधित है? तो देखिए ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता है इस क्वेश्चन में। रीज़न क्या है कि अभी जैसे जो रिसेंट पेपर हुआ था CGPSC प्री 2022 का, उसमें आंसर किसको लिया है? मध्य पाषाण काल को, ठीक है। उसमें आंसर लिया मध्य पाषाण काल को। लेकिन जब मैं खुद पर्सनली पढ़ रहा था तो मैंने 2-3 बुक्स को देखा, तो उसमें किसी में पूरा पाषाण काल लिया है, किसी में मध्य पाषाण काल लिया है, और किसी में दोनों को ही एक साथ ले लिया है। पूरा पाषाण काल को भी लिया है, मध्य पाषाण काल को भी लिया है। और गूगल से भी मैंने सर्च किया, फिर यूट्यूब से भी मैंने देखा था, लेकिन कोई भी एक सही कंक्लूजन मुझे तो नहीं मिला, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम लोग आयोग की बात मानते हैं तो इसका आंसर सीधा ये है मध्य पाषाण काल। हो सकता है इसलिए लिया होगा आयोग ने क्योंकि मध्य पाषाण काल में भीमबेटका की गुफाओं में, अब देखिए भीमबेटका की गुफाएं जो है वहाँ से हमें साक्ष्य क्या मिले? भीमबेटका से, जो कि पूरा पाषाण जो कि मान लेते हैं मध्य पाषाण काल से संबंधित है, वहाँ से हमें साक्ष्य किस चीज़ के मिले हैं? सर्वाधिक चित्रकारी के, सर्वाधिक शैल चित्रकारी के, ठीक है। वहाँ से हमें साक्ष्य मिले हैं चित्रकारी के। तो ये हो सकता है कि मध्य पाषाण काल वो समय रहा होगा जब भीमबेटका की गुफाओं में सर्वाधिक चित्रकारी की गई होगी, ऐसा हो सकता है। इसीलिए आयोग ने इसको आंसर ले लिया होगा। कुछ बुक्स में आंसर इसको भी दिया है, तो अब देखिए, और कुछ बुक्स में इन दोनों को भी दिया है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इन दोनों को देगा? पूरा पाषाण काल को भी ले लिया है, मध्य पाषाण काल को भी ले लिया। तो इसका रीज़न ये हो सकता है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। अब मानव जो है वो चित्रकारी तो शुरू से करता आ रहा है ना। उस चीज़ में तो पारंगत है कि कहीं अगर वो पहाड़ी पे बैठा है, उसके हाथ में कोई पत्थर है तो कुछ भी बनाना चालू कर देगा, है ना। तो कुछ भी बनाना चालू कर देगा। तो ये चित्रकारी तो शुरू से करता आ रहा है। और आज भी हम लोग देखते हैं, है ना, कि कहीं अगर बहुत अच्छा हुआ ताजमहल एक संरक्षित स्मारक है, नहीं तो ये लोग वहाँ भी नहीं छोड़ते। कि कहीं हम लोग देख लें, कोई मान लीजिए कोई एक पहाड़ है सुंदर सा, उसके आसपास, या फिर उसके आसपास कोई बैठा हुआ है, 2 हंसों का जोड़ा, है ना। तो कैसे करेंगे? पहला हंस लफ्ज़, दूसरा हंस, और बीच में एक तीर अलग बना देते हैं। तो I'm सॉरी, तो ऐसा करके हम लोग जो है चीज़ों को ख़राब ही कर देते हैं। तो हम लोगों को ये ध्यान नहीं देना है। तो हम लोगों को तो ये हम लोग देखते हैं कि कुल मिला के ऐसा है, भीमबेटका जहाँ से हमें सर्वाधिक चित्रकारी मिली है वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है, अकॉर्डिंग टू PSC, ठीक है, लोक सेवा आयोग के हिसाब से।
हालांकि चित्रकारी मानव शुरू से करता आया है, पूरा पाषाण काल में भी करता था, मध्य में भी करता था, नव में भी करता था। इस तरीके से वो पहाड़ों में चित्रकारी करता आ रहा है। उसके हिसाब से अगर हम लोग आंसर लेते हैं तो मध्य पाषाण काल होना चाहिए। ठीक, अगर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, भीमबेटका गुफा में की गई चित्रकारी में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन हैं प्राकृतिक रंग, कृत्रिम रंग, A+B मतलब कि प्राकृतिक रंग प्लस कृत्रिम रंग दोनों का प्रयोग किया गया है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी भी रंग का मतलब प्रयोग नहीं किया गया, इससे हट के ही किसी कलर का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर क्या है? प्राकृतिक रंग। उस समय तक मानव ने कृत्रिम रंग मतलब अपने से कोई कलर बनाना नहीं सीखा था। प्रकृति से जो रंग उसे प्राप्त होते थे, या फिर हम लोग उसे वनस्पति रंग भी कह सकते हैं, तो उन रंगों का प्रयोग किया गया था भीमबेटका गुफा में। ठीक है, भीमबेटका गुफा जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ से। देखते हैं अगला प्रश्न, जंगली पालतू पशु की अस्थियाँ या फिर हड्डियाँ ये कहाँ से मिली हैं? या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? पशुपालन का साक्ष्य, पशुपालन का प्रथम साक्ष्य ये हम लोगों को कहाँ से मिला है? अब ये पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कैसे हो जाएगा? क्योंकि हम लोगों को जंगली के साथ साथ पालतू पशु की भी अस्थियाँ या फिर हड्डियाँ पहली बार इसी स्थल से मिल रही हैं, इसीलिए पालतू पशु की अस्थियाँ हड्डियाँ हम लोगों को मिली है। इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि पशुपालन का, इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि पशुपालन का साक्ष्य भी वही है, क्योंकि पालतू पशु की हड्डियाँ मिल रही हैं, इसलिए हम लोग समझ सकते हैं कि पशुपालन से ही संबंधित वो जगह रही होगी। ठीक है, तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य, पशुपालन का प्रथम साक्ष्य, या फिर जंगली पालतू पशु की अस्थियाँ या फिर हड्डियाँ किस स्थल से मिली हैं? ऑप्शंस हैं बागौर, कोठारी नदी के तट पर जो है, हथनौरा, सोहन नदी घाटी, पल्लवरम। तो इसका आंसर है बागौर, जो कि कोठारी नदी तट पर है, ये है राजस्थान में। ठीक है, और ये मध्य पाषाणकालीन स्थल है, मध्य पाषाणकालीन स्थल है। तो किस काल से संबंधित हो गया? मध्य पाषाण काल से। कहाँ पे है? बागौर, जो कि कोठारी नदी के तट पर है, राजस्थान में है। और क्या मिला है? तो पशुपालन का प्रथम साक्ष्य मिला है, जंगली पालतू पशु की अस्थियाँ या फिर हड्डियाँ हमें वहाँ से मिली हैं। ठीक है, ये चीज़ें हम लोग को याद रखना है। अब हथनौरा ये हम लोग देखते आ रहे हैं, बाकी चीज़ें। हथनौरा कहाँ? MP में, नर्मदा नदी घाटी के तट पर। यहाँ से हमें क्या मिला है? मानव खोपड़ी, मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये पूरा पाषाणकालीन स्थल है। सोहन नदी घाटी ये भी पूरा पाषाणकालीन स्थल है, ये है पंजाब पाकिस्तान में। यहाँ से हमें क्या मिला था? चापर, चापिंग, ये उपकरण मिले थे पत्थर के। पल्लवरम ये भी पूरा पाषाणकालीन स्थल है, यहाँ ये कहाँ पे है? तमिलनाडु के चेन्नई में। यहाँ से हमें सबसे पहले क्या मिला था? प्राचीनतम पुरातात्विक औजार या फिर हस्तकुठार मिला था, है ना। तो जितनी बार चीज़ों को पढ़ेंगे उतनी बार रिवाइज होता जाएगा, हमारे लिए अच्छा याद होता जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अतिरम पक्कम, अतिरम पक्कम ये किस काल से संबंधित है? तो ऑप्शन हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो अतिरम पक्कम पूरा पाषाण काल से संबंधित है। यहाँ से क्या मिला है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस जगह का नाम इम्पोर्टेंट है। तो अतिरम पक्कम किस काल से संबंधित है? तो वो पूरा पाषाण काल से संबंधित है, हम लोग को याद रखना है। देखते हैं अगला प्रश्न, आदमगढ़ किस काल से संबंधित है? आदमगढ़ किस काल से संबंधित है? ऑप्शंस हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो देखिए ये भी एक कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, जैसे कि भीमबेटका था वैसे ये भी कन्फ्यूजिंग है, एटलीस्ट मुझे तो कन्फ्यूजिंग ही लगा, क्योंकि यहाँ पे बुक में जो है वो दिया है दोनों, पूरा पाषाण काल में भी और मध्य पाषाण काल में भी। ठीक है, तो फिर भी मेरे हिसाब से अगर मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से आंसर इसका पूरा पाषाण काल होना चाहिए। मैंने इसको गूगल पे भी सर्च किया है और कुछ जगह मैंने इसको देखा, तो तब भी कुछ खास मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आदमगढ़ कहाँ से? पूरा पाषाण काल होना चाहिए। आदमगढ़ ऐसे किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ये भी चित्रकारी के लिए ही फेमस है ना। यहाँ पे चित्रकारी की जाती थी, तो चित्रकारी फिर वही वाली बात है, चित्रकारी पूरा पाषाण काल में भी की जाती रही होगी, मध्य पाषाण काल में भी की जाती रही होगी, इसलिए शायद दोनों में आंसर ले रहा है। लेकिन आदमगढ़ का सबसे पहला साक्ष्य जो है पूरा पाषाण काल से मिला होगा, इसलिए मुझे लगता है कि आदमगढ़ का आंसर पूरा पाषाण काल लेना चाहिए। और अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, मध्य पाषाणकालीन स्थल जम्बू द्वीप कहाँ पे स्थित है? जम्बू द्वीप, है ना। तो देखिए ये तो बता ही दिया गया शुरू में कि किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल, तो इस पर तो डाउट नहीं होगा। जम्बू द्वीप कहाँ स्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो जम्बू द्वीप मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में स्थित है, पचमढ़ी में। ठीक है, पचमढ़ी में। और यहाँ से हम लोग को क्या मिला है? तो यहाँ से हमें शैलाश्रय मिले। शैलाश्रय मतलब क्या, किसकी बात हो रही है? रॉक शेल्टर, मतलब जहाँ पे रहा जाता था इंसान के द्वारा। तो शैलाश्रय के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? जम्बू द्वीप, मध्य प्रदेश, पचमढ़ी से, है ना। देखते हैं अगला प्रश्न,
गर्तावास के प्रथम साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? गर्तावास मतलब क्या हो गया? आज का बंकर, मतलब एक तरीके से गड्ढा घर है ना, जहाँ पे इंसान गड्ढा बना के रहता है, तो वो है गर्तावास। गर्तावास के प्रथम स्थान या प्रथम साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? ऑप्शन है सराय नहर राय, महदहा, बागौर या मेहरगढ़। तो इसका आंसर है सराय नहर राय। सराय नहर राय जो कि उत्तर प्रदेश में है और किस काल से संबंधित हुआ? देखिए, एक तो हो गया सराय नहर राय, ये स्थल हो गया, कहाँ पे है? यूपी में है, ये भी हो गया। किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से। ठीक है, मध्य पाषाण काल से। ये हो गई तीसरी चीज़। और यहाँ से क्या मिला है? तो हमें गर्तावास, ये हो गई चौथी चीज़। तो ये चार चीज़ें मेन हम लोग को हमेशा ध्यान रखनी होती है किसी भी एक स्थल या फिर उसके साक्ष्य के लिए। तो ये हो गया। बाकी देखें तो महदहा जो है ये भी मध्यकालीन स्थल है, बागौर मध्यकालीन स्थल है, बस मेहरगढ़ जो है इसमें वो नवपाषाणकालीन स्थल है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लखनाज किस काल से संबंधित है? तो ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल। तो इसका आंसर जो है वो है मध्य पाषाण काल। लखनाज मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, और बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है और इसमें कुछ याद नहीं रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेहरगढ़ से कौन सा साक्ष्य मिला है? ऑप्शन हैं पशुपालन, कृषि या खेती, गर्तावास, हड्डी उपकरण। तो मेहरगढ़ से कृषि या खेती के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ कहाँ पे है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें कृषि या फिर खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और इसीलिए मेहरगढ़ को ब्रेड बास्केट भी कहते हैं, रोटी की टोकरी। वो हमने देखा था पहले क्वेश्चंस में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बुर्ज होम किस काल से संबंधित है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर ताम्रपाषाण काल। तो बुर्ज होम जो है वो नव पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, अब बुर्ज होम जो है ये कहाँ पे है? तो बुर्ज होम है भारत में कश्मीर में है। बुर्ज होम भारत में कश्मीर में है। यहाँ से हमें किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, देखिए, एक तो क्या हो गया? नवपाषाण काल हो गया। एक बुर्ज होम कहाँ पे है? कश्मीर में है। और अब हमें यहाँ से क्या मिला है? तो मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, तो वो हमें मिला है बुर्ज होम से। ये हम लोग मनुष्य के साथ पालतू पशु को दफनाए जाने का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? तो वो मिला है हमें बुर्ज होम से। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। वैसे बुर्ज होम से एक और चीज़ मिली है, वो है गर्तावास। ठीक है, ये हो गया। बढ़ते हैं आगे। गुफकराल किस काल से संबंधित है? ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। तो गुफकराल जो है वो नवपाषाण काल से संबंधित है, जो कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और वहाँ से हमें गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। गर्तावास के साथ तो गुफकराल किससे होगी संबंधित? नवपाषाण काल से। ये कहाँ पे है? कश्मीर में। यहाँ से हमें किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? गर्तावास के साक्ष्य में एक और जगह से मिले हैं, जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो वो कौन सा है? वो है बुर्ज होम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोल्डी हवा कहाँ पर स्थित है? कोल्डी हवा कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या बलूचिस्तान पाकिस्तान। तो कोल्डी हवा जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोल्डी हवा नवपाषाण काल से संबंधित है और कोल्डी हवा से हमें धान के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कंफ्यूज इसमें नहीं होना है। कोल्डी हवा से हमें धान के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और एक ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है मेहरगढ़, और मेहरगढ़ से हमें कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कृषि या फिर खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं मेहरगढ़ से, लेकिन धान की खेती के बोलेंगे तो वो हमें मिले कोल्डी हवा से। ये दोनों में कन्फ्यूज़ नहीं होना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। धान की खेती का आधुनिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? देखिए, कोल्डी हवा से हमें क्या मिला है? धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य। और वहीं अगर बोले कि धान की खेती का आधुनिक साक्ष्य, मतलब मॉडर्न टाइप से धान कहाँ उगाया जाता था, तो धान की खेती का आधुनिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है चिरान, लहुरा देव, चौपानी मांडी, बुर्ज होम। ये सभी के सभी नवपाषाणकालीन स्थल हैं। तो इसका आंसर है लहुरा देव। ये यूपी में है,
संतक वीरनगर में है, संतक वीरनगर यूपी में है, और यहाँ से हमें धान की खेती के आधुनिक साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, बाकी अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, हड्डी के उपकरण और हिरण के सींग, हड्डी के उपकरण और हिरण के सींग कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है चौपानी मांडी, चिरान, मेहरगढ़, गुफा कराल। तो इसका आंसर है चिरान। चिरान जो है ये बिहार में स्थित है, बिहार में ये नवपाषाणकालीन स्थल है, और यहाँ से हमें हड्डी के उपकरण मिले हैं और हिरण के सींग मिले हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मृदभांड मतलब कि वही मिट्टी के बर्तन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मतलब विश्व के प्राचीनतम मृदभांड सबसे पहले कहाँ बनाए गए थे? ऑप्शन हैं चौपानी मांडी, चिरान, बुर्ज होम, गुफा कराल। ये सभी नवपाषाणकालीन स्थल है। तो इसका आंसर है चौपानी मांडी। चौपानी मांडी जो कि कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, वहाँ से हमें मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चौपानी मांडी कहाँ पे है? यूपी में। किस काल से संबंधित है? नवपाषाण काल से, और वहाँ से हमें मृदभांड के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शंस देखें तो वही है। चिरान जो है ये है बिहार में, यहाँ से फिर मानव बस्ती का प्रथम साक्ष्य किस काल से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल। तो इसका आंसर है नवपाषाण काल। अब ये कैसे है? क्योंकि समाज या मानव बस्ती वो कब बनी थी या फिर कब बसाई जाएगी? जब नवपाषाण काल में मनुष्य ने क्या शुरू की थी? कृषि या खेती। तो जब मनुष्य कृषि करेगा तो उसकी रक्षा के लिए भी उसे कृषि कर रहा है तो खेतों में फसलों की रक्षा के लिए उसे वहाँ पे एक तरीके से उसके आसपास ही अपना घर बना के रहना पड़ेगा। तो उसी तरीके से नींव पड़ी किस चीज़ की? मानव के स्थायी निवास की। ठीक है, और वही स्थायी निवास आगे चल के समाज या फिर मानव बस्ती में बदल गया। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि पाषाण काल या फिर नवपाषाण का जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पे मानव बस्ती था, यहाँ पे नगरों के रूप में विकसित नहीं हुआ था। ठीक है, नगरों के रूप में विकसित किस में हुआ? सिंधु घाटी सभ्यता में। जैसे अगर बात की जाए पाषाण काल या फिर नवपाषाण काल की, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ये इतनी बड़ी सी जगह है, यहाँ पे 5-6 परिवार एक साथ हैं। ये दूसरी जगह जहाँ पे 5-6 परिवार एक साथ हैं, ये एक और जगह जहाँ पे 5-6 परिवार एक साथ हैं। तो ये लोग अपना एक तरीके से, इन लोगों का अलग मानव कबीला है, इन लोगों की अलग मानव बस्ती है, इन लोगों का अलग कबीला है, इन लोगों का अलग कबीला है। इस तरीके से डेवलप हुआ था। और वहीं अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो ये मान लीजिए बड़ा सा एक नगर है, और उस नगर में बहुत अलग अलग डिफरेंट घर बने होते थे। ठीक है, तो ये इतना डिफरेंस है, ये हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अगर अगला प्रश्न, और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। स्थल, पाषाणकालीन स्थल को काल से सुमेलित करना है कि वो कौन से समय से संबंधित है। ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पे? अतिरमपक्कम, सराय नहर, संगन कल्लू। और किस काल से है? तो क्या वो मध्यपाषाण काल से है, नवपाषाण काल से है या पुरापाषाण काल से? ये हमें सुमेलित करना है। तो अतिरमपक्कम जो कि मद्रास में है, ये पुरापाषाण काल से संबंधित है। सराय नहर जो कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, ये मध्यपाषाण काल से संबंधित है। और संगन कल्लू ये नवपाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आई थिंक, मुझे पता नहीं मैंने कितने क्वेश्चंस कराए हैं, लेकिन जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं आई थिंक सब चीज़ उसमें क्लियर हो जाना चाहिए। थ्योरेटिकल मतलब जो मैंने उस समय नहीं बता पाया था, थ्योरी बताते समय जो नहीं बता पाया था, वो मैंने MCQs में कवर करने की कोशिश की है। और आज आपको मेरी शर्ट का कलर भी कुछ चेंज लग रहा होगा, क्योंकि जैसे मानव विकसित हुआ था पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल, फिर वो नवपाषाण काल में, तो मैंने सोचा मुझे भी शर्ट का कलर चेंज करना चाहिए थोड़ी सी मैं दाढ़ी भी बना के आया हूँ, है ना, ट्रिम करके आया था। तो ये हो गया वैसे MCQs। अब उसके बाद हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे फिर सिंधु घाटी सभ्यता को, नगरी सभ्यता के हम लोग धीरे धीरे तरफ बढ़ेंगे। और बस वही है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।